क्यों? आईपीओ में इन्वेस्ट करना है, एसएमई आईपीओ को फोकस करना था, और अनलिस्टेड कंपनीज में भी इन्वेस्ट करने का मन है ना। वैल्यूएशन कैसे देखोगे? तो ये पॉडकास्ट मैंने रजिस्टर्ड वैल्यूअर सीए तरुण महाजन सर, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की टीचिंग के लेजेंड भी हैं, उनके साथ लिया है। और वो सिर्फ इंडियन कंपनीज का वैल्यूएशन नहीं करते हैं, इनफैक्ट यूएस बेस्ड कंपनीज का भी वैल्यूएशन करते हैं। तो किस तरह से पूरा वैल्यूएशन की चक्री चलती है, किस तरह से वैल्यूएशन होता है, इसके ऊपर डिटेल्ड पॉडकास्ट आपके सामने है। लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ आए कि किस तरह से हमें डिसीजंस भी लेने हैं। एंड आई नो दैट दिस पॉडकास्ट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। सो लेट्स बिगिन द पॉडकास्ट। सर, कंपनीज की जब मैं बात करता हूँ एज एन इन्वेस्टर, हम लोग वैल्यूएशंस देखते हैं। अभी रिसेंटली बहुत जगह लॉ में ये आ गया है कि आपकी कंपनीज का वैल्यूएशन होना चाहिए। सर, ये क्यों आया है एंड व्हाट इज एग्जैक्टली द रिक्वायरमेंट टू हैव अ वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी? सो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन निखिल। इनफैक्ट क्योंकि जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तो गवर्नमेंट मेड अ प्रोविजन। देखो, लिस्टेड कंपनीज जब अपना पब्लिक इशू लेकर के आती है, उस समय तो मर्चेंट बैंकर इज देयर टू डू द वैल्यूएशन, राइट, टू जस्टिफाई फॉर बोथ द पार्टीज, फॉर द इन्वेस्टर एज वेल एज फॉर द कंपनी। बट लेटली अनलिस्टेड स्पेस में बहुत सारा काम होने लगा, स्टार्टअप्स आ गए, तो प्राइवेट कंपनीज में भी बहुत काम होने लग गया। और इसमें गवर्नमेंट रियलाइज कि जब भी कोई शेयर अलॉट हो रहे हैं तो इट शुड बी फेयर फॉर बोथ द पार्टीज, द अलॉटिंग कंपनीज एज वेल एज द इन्वेस्टर्स। ज्यादा प्राइस पे इशू करा तो इन्वेस्टर का नुकसान है, कम पे करा तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर का लॉस है। इफेक्टिवली अनलिस्टेड स्पेस में ऑलरेडी सेबी की बहुत ज्यादा गाइडलाइंस आएगी नहीं, तो उनको फिर वैल्यूएशन कराना नहीं पड़ता। तो अनलिस्टेड में अनाप शनाप वैल्यूएशन ऑलरेडी चल रहे थे। एग्जैक्टली। ओके। तो 2013 कंपनीज एक्ट जब आया तो उन्होंने एक वैल्यूएशन का प्रोविजन बना दिया, बट इट स्टार्टेड फ्रॉम लेट 2018 एंड पोस्ट कोविड इट हैज किक्ड अप। ओके। So now for every single private company or unlisted public company or even the listed company which is infrequently traded, if it is planning to make allotment of its equity shares, तो उसको जाकर के एक registered valuer से अपने shares का valuation कराना पड़ेगा। And if registered valuer says that fair value per share is 500 rupees, तो उससे नीचे प्राइस पे company cannot allot its shares. मतलब वो मिनिमम प्राइस सेट कर देगा। It becomes a floor. Okay, it's a floor. Okay, not a cap. Not a cap. कैप में वो कितना भी ऊपर जा सकते हैं। हाँ, फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। लेकिन यही अब जब दो कंपनीज का मर्जर हो रहा है तो देन आपको दोनों कंपनी का वैल्यूएशन भी करना है और एक स्वैप रेशियो, एक एक्सचेंज रेशियो भी देना है। तो देन इट्स नॉट द कैप और अ फ्लोर, देन इट इज द एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि उसी से यू विल डिसाइड द एक्सचेंज रेशियो। तो मर्जर एक्विजिशन में रेशियो विल बी फिक्स्ड थ्रू द वैल्यूअर ओनली। यस। और अगर मैं अनलिस्टेड स्पेस की बात करूं तो वैल्यूअर का काम है कि मिनिमम फ्लोर प्राइस दे दे और उसके ऊपर वो कितना भी एस्केलेट करे। जब अलॉटमेंट ऑफ शेयर है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के टाइम पे, तब तो इट इज लाइक अ फ्लोर। ओके। लेकिन फॉर एनी अदर पर्पसेस इट इज द फेयर वैल्यू, नीदर मोर देन दैट नॉर लेस देन दैट। सर, एक है ना क्वेश्चन नॉर्मली मेरे चैनल पे भी बहुत लोग पूछते हैं कि अनलिस्टेड स्पेस में हमें इन्वेस्ट करना है। लाइक एनएससी के शेयर्स में बहुत ज़्यादा बस था, एनएसडीएल का जब लॉन्च नहीं हुआ था तब बहुत बड़ा बस था, वारी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा बस था। अब ये तीनों कंपनीज में किसी को अनलिस्टेड में डालना है पैसा, तो उसको क्या क्या सोच के डालना है? क्या वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर का वैल्यूएशन के बाद ही उसमें इन्वेस्ट करने का सोचे? हाँ, तो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ इट इज इट्स द बज ऑफ द मार्केट। लिस्टेड शेयर्स तो बहुत हुआ, अब हमको अनलिस्टेड शेयर में पैसा लगाना है। नाउ अर्लियर देयर वाज नो प्लेटफॉर्म अवेलेबल, liquidity was not there. Now many platforms are available in the market. आप simply Google it, unlisted share platforms, and you will find many such platforms. Are they trustworthy? So they are just the intermediaries. Okay. What they are doing is कि they are just matchmaking it, buyer and the seller. Can I say these are brokers basically? Yes, these are kind of brokers in unlisted space. Okay. Earlier, the chartered accountants, company secretaries, cost accountant, other professionals were doing it. तो मेरे पास आज नहीं, कम से कम 5 साल पहले से फोन आते हैं कि सर एनएससी के शेयर खरीदना है, किसी के पास हो तो बता दो। ओके। सो अगर सपोज मेरे पास एनएससी के शेयर्स हैं एंड इफ एनी ऑफ द क्लाइंट आस्क यू कि मेरे को एनएससी के शेयर्स है, तो यू कैन कांटेक्ट मी, निखिल मेरे को है ना एनएससी के शेयर्स तू बेच रहा है क्या इस भाव पे? राइट। सो ये एक तरह की कमोडिटी सेलिंग नहीं हो रही है कि मेरे पास कोई चीज पड़ी हुई है, मैं अपने रेट के हिसाब से बोल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल फेयर वैल्यू इज एट 700 रुपीज, कैन आई आस्क फॉर 2000 रुपीज ऑल्सो? हाँ, whatever you, it is unregulated space. You are free to quote any price.
नाउ इट इज द बायर्स जजमेंट एब्सोल्युटली कि ये इतना वर्थ है कि नहीं है. तो ये तो बहुत खतरनाक हो गया उससे मार्केट. अनलिस्टेड स्पेस तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया, रिस्की हो गया. It is. So soon we will see some regulation for it. और इसीलिए रजिस्टर्ड वैल्यूअर का इंपॉर्टेंस यहाँ पे और भी बढ़ जाता है. सो व्हाट हैपन कि इवन पीपल से व्हाट डू पीपल डू कि सपोज देयर इज वन अनलिस्टेड कंपनी व्हिच इज डूइंग वेरी गुड, उसका फाइनेंशियल उठाएंगे एंड दे विल से कि सी द एबिटा ऑफ दिस कंपनी इज 400 करोड़ रुपीस. नाउ यू लुक एट द कंपैरेबल लिस्टेड कंपनी, उसका एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा रेशियो 20 टाइम्स है, तो 400 करोड़ इंटू 20 टाइम्स कर दो, ये वैल्यूएशन हो गया. बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि जो लिस्टेड कंपनी है उसमें लिक्विडिटी है, वो वेल रेगुलेटेड है, इट डिजर्व्स हायर मल्टीपल. राइट. So I did one study of last 5 years, the pre-IPO study. What was the price of the company before IPO? When the shares were allotted in a private placement. Okay. वो डेटा आप एक एक करके ढूंढा. And what was the price post listing? Immediately after that. So at least 40% discount you could observe that if the listed space share is worth 100 rupees, तो unlisted में वो 60 rupees से ज़्यादा का नहीं है. अच्छा. तो आई कैन गिव यू अ काइंड ऑफ, आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ थंब रूल, बट आई कैन से कि अगर आप अनलिस्टेड स्पेस में एज ए इंडिविजुअल खुद वैल्यूएशन कर रहे हो तो डोंट सिंपली अप्लाई द मार्केट मल्टीपल ऑफ द लिस्टेड कंपनी. सर क्योंकि नॉर्मली लोग यही करते हैं. अब हम यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे अपन लिस्टेड और अनलिस्टेड की बात कर रहे हैं. लेट्स गो टू शार्क टैंक. तो शार्क टैंक में या जितने भी ये वैल्यूएशंस कर रहे हैं, ये लोग क्या बोलते हैं कि ओके यू आर प्रॉफिट. फर्स्ट क्वेश्चन इज दे आर प्रॉफिटेबल और नॉट. सो आई हैव रिसर्च दैट सम सीजन्स ऑफ शार्क टैंक. तो व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, सीजन 1 में दे वर जस्ट गिविंग इक्विटी एंड दे वर इन्वेस्टिंग. ठीक है ना. तो पहले बोला कि ठीक है तेरा वैल्यूएशन कितना है, बोले 1 करोड़ का मेरा कंपनी का वैल्यूएशन है, ठीक है मेरे को 10% चाहिए, आई विल गिव यू 5 लाख रुपीज. दैट मींस 50 लाख का उसने वैल्यूएशन किया, बार्गेन करके सेट किया, इक्विटी दिया, पैसा लिया. सिंपल सिस्टम. राइट. सीजन 2 में दे वेंट इनटू कि अगर उसको 10 लाख रुपए चाहिए तो बोलते हैं 5 लाख रुपए तो मैं इक्विटी में दूंगा, 5 लाख रुपए डेट दूंगा. थर्ड में इट वेंट इनटू 10 लाख रुपीज चाहिए, नो प्रॉब्लम वील गिव यू 5 लाख रुपीज इक्विटी, 5 लाख रुपीज डेट और बाकी 2% की रॉयल्टी लूंगा ऑन द टर्नओवर. एंड व्हेन दे से कि हम आपके रेवेन्यू के मल्टीपल के अकॉर्डिंग आपकी कंपनी का वैल्यूएशन कर रहे हैं, सो दे हैव अ स्टिपुलेटेड थिंग इन देयर माइंडसेट कि कैसे 20, अगर ये वाली एफएमसीजी कंपनी है तो उसका 25 मल्टीपल के बेसिस पे वी विल डू. तो ये तो रैंडम फिगर्स हो गए ना सर, इसमें एग्जैक्ट वैल्यूएशन फिर कैसे करेगा कोई भी. ये एक बड़ा मार्केट मल्टीपल जो है, समटाइम्स दिस इज वेरी मिसलीडिंग. स्टार्टअप स्पेस में तो स्पेसिफिकली बहुत प्रॉब्लम आती है. Most of the startups, their bottom line is negative. EBITDA is negative. Their profit is negative. EPS is obviously negative. तो बहुत सारे multiples तो वैसे ही disqualify कर जाते हैं. Price to earning ratio, enterprise value to EBITDA ratio, ये सब वैसे ही disqualify कर जाते हैं. कुछ startup तो pre revenue भी होते हैं. या even if they started generating revenue, it is not significant. Then there is a challenge कि आप multiple भी कैसे लगाओगे इसके ऊपर. तो फिर उनका कैसे होता है. तो अभी what happens कि when people come to me for startup valuation, तो they say कि सर हमारा जो next year का forecasted EBITDA है उस पे लगा दो. मतलब नेक्स्ट ईयर का भी forecasted. ठीक है. ठीक है. तो ऐसे कि नंबर 1 तो this is very risky. What is the guarantee? Show me your order book. See, there are ways. I'm not saying ऐसा नहीं हो सकता. He is saying in these 3 months I won't do anything, but next whole year I'll make 200 crore rupees of turnover. How is that possible? I'm not saying it is impossible. Justify me. Yeah. Show me your order book. अगर आप 200 छोड़ो 100 करोड़ की ऑर्डर बुक भी दिखा देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा कि आप जो 10 करोड़ का EBITDA क्लेम कर रहे हो 5%, वो I'll accept. Next challenge is they say कि I am in renewable energy, तो वारी का मल्टीपल इस पे लगाओ. तो you are a very small company. Okay. That renewable energy company is a very very big company. तो small company discount कहाँ जाएगा? And again there is a big misconception कि अगर आप next year की earning पे current market multiple लगाओगे, you will land to the wrong valuation. तो आपको उस कंपनी का जिसका आप मल्टीपल यूज कर रहे हैं उसकी फोरकास्टेड अर्निंग चाहिएगी और उसका फॉरवर्ड मल्टीपल कैलकुलेट करना पड़ेगा.
It will not be market price per share of that company divided by its current earning, divided by its forecasted earning, which will automatically be higher. So that way, multiple will become lower. And one very important thing, this price to earning ratio is such a misleading ratio. That's why people usually calculate PEG, price earning to growth ratio. So can I say PE ratio से better option is to go for PEG? Yes. Can you just a bit explain about what exactly is PEG? Right. तो अभी P रेशो किसी कंपनी का, कोई अडानी ग्रुप की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी का P रेशो सपोज 40 टाइम्स आ रहा है. बट अगर आप उसका ग्रोथ फोरकास्ट देखोगे, क्योंकि देयर आर मेनी एनालिस्ट व्हिच आर फॉलोइंग दोज बिग लिस्टेड कंपनीज एंड दे गिव द ग्रोथ फोरकास्ट आल्सो. तो मे बी दे आर गिविंग अ ग्रोथ फोरकास्ट ऑफ 100% ईयर ऑन ईयर फॉर नेक्स्ट 3 years or 40-50%. Now look at your company. Will you be able to achieve that much growth? So if your growth is half of what the other company's growth is there, so then you don't deserve that equal ratio. You deserve half of the ratio. Okay. So suppose P ratio of comparable company is 30 times and its growth is 30%. So PEG ratio will become 1. Okay. Now I'll have to check कि मेरी growth कितनी है. Accordingly, then I will apply it. If my growth is supposed to be 15% only, so that 15% growth into PEG ratio 1, that becomes my relevant P ratio 15 times. ओके सर, ये वाली चीज मतलब मेरे को समझ में आ रही है, बट व्यूअर्स के लिए थोड़ी और टेक्निकल हो हाँ, जाएगी. तो मैं इसको आई विल जस्ट मेक इट सिंपल. सो द थिंग इज कि जिस कंपनी से आप कंपेयर कर रहे हो, तो यू कंपेयर विद लिस्टेड कंपनी ओनली, ऑब्वियसली, देन ओनली यू गेट द मार्केट प्राइस मल्टीपल्स. राइट. कंपेयर द ग्रोथ ऑफ दैट कंपनी एंड योर कंपनी. इफ योर ग्रोथ इज इक्वल, you can directly use their P ratio. Okay. If your growth is half of what their growth is, so you deserve half of the multiple. If they are having a 30 times P ratio, your P ratio becomes 15 times because you expect half of the growth. So can we take an example? Like let's take one live example. Yes. Here itself. Yes. Suppose हम यहीं पे एक कंपनी का वैल्यूएशन देख लेते हैं. Say we are using Screener. ठीक है. अब Screener में we'll be getting PEG. Right. So for example, if I take PEG of REC Limited. Right. ओके, सो REC का अगर मैं PEG देखने जाता हूँ, ये एकदम सर लाइव हो गया एकदम, मतलब ये तो अलग ही लेवल हो जाएगा. दैट इज गुड. बट सर ये मेरे को लगता है बहुत लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप रिन्यूएबल स्पेस में देखो तो यू विल इवन सी बेटर. शैल आई टेक वारी एज एन एग्जांपल? हाँ, यू कैन टेक वारी PEG रेशियो. आजकल सर चैट GPT सब कर देता है वैसे, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है. डेफिनेटली. एंड दैट इज व्हाट इवन आई वांट टू आस्क यू आल्सो ऑन द सेम, कि अगर हम बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इफ वी आर गोइंग टू वैल्यूएशन और एज एन इन्वेस्टर, हमें कौन कौन से AIs को यूज करना चाहिए, विल बी टॉकिंग दैट आल्सो. हाँ, सो सर इट सेज वारी एनर्जी PEG रेशियो वेरीज स्लाइटली बाय सोर्स by generally hovers around 0.24 to 0.62 only, right? It's less than 1. Now you check the P ratio. It is coming 20 to 30. Right. So suppose 20 times is your P ratio and 40% is your growth. So PEG ratio becomes 0.5. This is price earning ratio divided by growth rate. So can I say if any of the companies having PEG ratio less than 1? No, so that will differ from industry to industry. Industry to industry. Like suppose if we talk about a renewable space, and if we see Wari ka, it is PEG ratio is 2.24 to 0.3. 0.3. So now you take this ratio, you multiply it by your own growth rate. Okay. And then you multiply it by your earning. Okay. Suppose your EPS is 10 rupees. तो सबसे पहले तो आप ये 0.25 लो और आपकी ग्रोथ रेट को मल्टीप्लाई करो. डायरेक्ट 20 टाइम्स से मल्टीप्लाई मत कर दो वारी से. राइट. तो पहले वारी का PEG लो, फिर अपनी ग्रोथ रेट मल्टीप्लाई करो, फिर अपनी अर्निंग मल्टीप्लाई करो टू अराइव एट योर वैल्यू. So please understand this thing. Valuation is very tough. तुम ऐसे नहीं सोच सकते जहाँ से सिर्फ जाके से valuation कर देंगे. It has to go. You have to go in depth for the same. But sir, this is an amazing information.
I know that this is a very big question mark in all the viewers because whenever they go for investments, they just focus on P. एक बार PE ratio देखिए because it is easy to calculate, it is easily available also. PE G के लिए जाते ना, that becomes a question mark for them. Right. So sir, as a investor, as a valuer, आपने जो चीजें बताई वो अपनी जगह पे. As an investor, if I want to value any of the company, can you give me 3 tools? What should I focus on? Yes. तो अभी see, there are 2 types of investor. One who are making short-term investment or even speculation. For them, technical analysis is good, Okay. right? But usually, in my experience, the speculators or short-term traders, they don't make money. They usually lose money or they make very less amount of money. जो लोगों ने बहुत पैसा बनाया है वो सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं. Right. अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए. तो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए देयर आर 3 अप्रोचेस जो एज ए वैल्यूअर हम भी यूज करते हैं. इनफैक्ट people know that there are accounting standards, right? Similarly, there are valuation standards also. Let me tell you. So, ये कोर्स में तो नहीं है. सीए कोर्स में ये तो नहीं पढ़ा रहे, ये कंफर्म है मेरे को. नहीं सीए कोर्स में बिल्कुल नहीं है. तो इवन मेनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डोंट नो क्योंकि उनको काम नहीं पड़ता है. सो देयर आर ICAI वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स 2018. ओके. सिमिलरली देयर आर, जैसे हमारे IFRS है वैसे इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स आर आल्सो देयर. एवरी ईयर दे रिवाइज इट. ओके. तो इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स एज वेल एज ICAI वैल्यूएशन स्टैंडर्ड सेज दैट देयर आर 3 अप्रोचेस ऑफ वैल्यूएशन. इनफैक्ट जब हम स्टैट्यूटरी वैल्यूएशन करते हैं मर्जर के लिए तो हमारा वैल्यूएशन NCLT में सबमिट होता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. और लिस्टेड कंपनीज के लिए अगर हम कोई वैल्यूएशन करते हैं तो NSE BSE पहुंचता है. You won't believe these guys are checking it. Not the whole merger scheme and everything. उसका एक छोटा सा पार्ट वैल्यूएशन रिपोर्ट है. They do check it. They read it. They question it. कि there are 3 approaches. Why have you not considered all 3? At least you should have given the reason कि this approach is not applicable. So what I'm saying is there are 3 approaches. Common men can also try it. So one is income approach. Okay. Which is based on the future earning capability of the company. How anyone will get that information? Now that's the tough question. So as a valuer, we get insider information. Okay. But for people, for a running company, they can forecast. Okay. So they can take the history. Yeah. Through YOY and QOQ. Yes, YOY and QOQ, they can see the history. And then in the light of what is happening in the world and in India, they can modify that growth rate and apply it for future. Okay. It will take time. It's not like you just do it and it will happen. People tend to focus that way only. मेरे को तो तुम वैल्यूएशन बता दो. और अब तो सर मेरे को स्क्रीनशॉट्स आते हैं जो फॉलोअर्स है बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, सर मैंने ना ChatGPT से पूछ लिया था वारी एनर्जीज का वैल्यूएशन ये है. So that is, see, ChatGPT will give them some kind of insight, some kind of data. From some analyst only. Some analysis. और हाँ, वो भी को इंटरनेट से खोज के ही तो ला रहा है. तो effectively they just rely on other information. तो वो एक मेरे को लगता है कि उनको कुछ ऐसे tools मिल जाना कि ठीक है, at least check these 3 points, which is good for them to at least have a view. I'm not saying कि उस basis पे invest ही कर दो. तो एक कॉमन मैन के लिए तो इनकम अप्रोच यूज करना मुश्किल है. एनालिस्ट डू वेरी वेल यूज इट. ओके. एंड वैल्यूअर्स आल्सो. वैल्यूअर को तो इन्फॉर्मेशन कंपनी से मिलती है. वी डू साइन NDA, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, क्योंकि वी हैव सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इन हैंड. सर ये वाली चीज आपने गलत बोल दी. और मेरे को और इन्फॉर्मेशन चाहिए सर. कॉन्फिडेंशियलिटी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का गहना है. ये बात तो सही है. तो वो हमारे पास है, सबके पास नहीं है. तो दूसरी एक अप्रोच है जो वैल्यूअर भी यूज कर सकता है, एनालिस्ट भी और कॉमन मैन भी, और वो है मार्केट मल्टीपल अप्रोच, व्हिच वी वर टॉकिंग. ओके. हाँ, जो अपन ने पहले बात कर लिया. बराबर. वो अप्रोच सब लोग यूज कर सकते हैं. लेकिन यू नीड टू बी केयरफुल कि जब आप लिस्टेड कंपनी का P रेशो एक अनलिस्टेड कंपनी पे, प्राइवेट कंपनी पे लगाते हो तो यू शुड डिस्काउंट इट एटलीस्ट 30 to 40%. ओके. सो ये चीज़ सबको एक बार क्लियर हो जानी चाहिए कि हम लोग जो यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं वो डिटेल में हम बात कर रहे हैं अनलिस्टेड स्पेस की ज़्यादा. तो आपको लिस्टेड के लिए अगर जाना है तो देन दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ वेबसाइट्स एंड देन दे कैन फोकस इन अ डिफरेंट वे. बट यस, अनलिस्टेड में क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा फंस जाते हो तो उसके लिए ये वाला अप्रोच होना जरूरी है. सर डज इट अप्लाई ऑन SME IPOs ऑल्सो? हाँ, तो अभी SME IPO इज अगेन अ बज इन द मार्केट. कोई 3 साल पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड अ कमेटी
that even after 7-8 years of SME IPOs, why it is not picking up. It was a high level committee. Fortunately, I was part of it. We talked to many merchant bankers कि भाई SME IPO क्यों नहीं चलते देश में. And we suggested them some solutions also. That cost is very high, liquidity is not there. But fortunately, before they could take action, maybe they might have taken some actions also internally. SME IPO ने इतना पिकअप किया मार्केट में कि नाउ गवर्नमेंट एंड सेबी इज वरीड कि इतना क्यों चल रहा है. सर मैं बताता हूँ क्यों चलता है. मतलब ये जो ग्राउंड लेवल की आपको बात बताऊँ सर, एवरी इन्वेस्टर wants to earn money very quickly. So पहले सर जब हम लोग पढ़ते थे, बिकॉज पढ़ा आप लोगों से, तो ऑटोमेटिकली एक दिमाग में क्लैरिटी बनती थी दैट एज एन इन्वेस्टर यू हैव टू बी देयर लॉन्ग टर्म एटलीस्ट 5 years. परफेक्ट. 5 years तो सर है ही नहीं लॉन्ग टर्म का अप्रोच. लिस्टिंग गेन तो आईपीओ में आ गया. अब सर आईपीओ में सबसे जो लोगों का सबसे बड़ा दुख है ना, वो ये अलॉटमेंट नहीं मिलता है. हाँ. सो अगर आप इस चीज की क्लास ले लो ना, कि मैं तुम्हें ऐसे कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ जहाँ पे तुम्हें आईपीओ का अलॉटमेंट जल्दी से मिल जाएगा और गारंटी मिलेगा, सर आधा इंडिया आपके पास आके बैठ जाएगा कि हाँ मैं बता दो. अब वो चीज क्लैरिटी तो ये है कि किसी के पास कोई थंब रूल नहीं है उसका. इट्स अ प्रोबेबिलिटी गेम. ठीक है. सेकेंडली अब उसमें तो अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है, तो सेकंड बेस्ट क्या होगा कि अलॉटमेंट जिसमें हमको मिल जाए, जिसमें जीएमपी भी अच्छा खासा दिखा रही है, इट गोज इनटू एसएमई. और जबकि सर वहां पे मिनिमम आपको 15,000 का डालना है एक रिटेल इन्वेस्टर का, यहाँ पे 1 लाख है. बट पैसा तो भरपूर है इंडिया में, बहुत पैसा लोगों के पास. एंड थर्ड, नाउ दे आर गोइंग इनटू द स्पेस ऑफ अनलिस्टेड. सर एनएससी का अनलिस्टेड का बज़ इतना खतरनाक है, एंड दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैज हैपेंड इन एनएसडीएल. एनएसडीएल में अनलिस्टेड स्पेस पे प्राइस फेयर वैल्यू चल रहा था 750 रुपए का. लिस्ट हुआ ना, वो हुआ तो 750-800 पे. अनलिस्टेड पे सर कितने सारे लोग हैं जो 1200 में फंसे हैं, एंड दे स्टिल वांट कि हमको कुछ ऐसी कुछ चीज बता दो सर. हम 2 साल 3 साल वेट करने के लिए रेडी हैं, बट उसका बहुत लंबा. तो ये चीज प्लीज आप लोग भी समझिए कि ये जो जितना भी सेटअप होता है, ये सेटअप हम लोग बात करें अनलिस्टेड में, एंड बी सेफ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. एसएमई के ऊपर में एक बहुत अच्छी बात बोलना चाहता हूँ कि जब आप एक बड़ी कंपनी में पैसा लगाते हो तो ऑल द बिग कंपनीज आर सिस्टम ड्रिवन. आप टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज को देखिए, इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिस्टम ड्रिवन कंपनीज. आर हीरो रतन टाटा सर इज नो मोर, बट कंपनीज आर रनिंग वेरी वेल. राइट. लेकिन छोटी कंपनीज जो होती हैं, दे आर प्रमोटर ड्रिवन. आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम, बट मोस्ट ऑफ देम आर प्रमोटर ड्रिवन. They are not system driven. Right. So many of my students are sitting at very good position of CFOs of some big companies, not very big but big. तो वो बोलते हैं सर ये कंपनी कितना भी टर्नओवर करती है लाला कंपनी. सर लाला कंपनी मीन्स कि लाला जी मीन्स सेठ जी विल टेक डिसीजन. मैं CFO हूँ, मैं पूरा इंडिया बिजनेस देखता हूँ, आई डू एंटायर एनालिसिस, बट फाइनल साइन उनकी नहीं होती तब तक कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होगी. तो इट्स अ पर्सन ओरिएंटेड कंपनी. What if this person unfortunately is no more? The company will collapse क्योंकि उस पर डिपेंडेंट थी कंपनी. Right. सिस्टम ड्रिवन नहीं थी. Yes. दूसरा, maybe the promoter is not having good intentions. I have seen, I'll not take any names. इंदौर में भी देखा है मैंने, एक प्रोमोटर उसने 5 कंपनी बना दी. गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का वाला बिजनेस है. उसको जब तक ये कंपनी चलानी है, इसका IPO लाना है, तब तक सारे कॉन्ट्रैक्ट वो इस कंपनी में ले रहा है. प्रॉफिट दिखा रहा है दिन पे दिन, 3 साल का इंक्रीजिंग ट्रेंड. प्राइवेट प्लेसमेंट्स, पब्लिक इशू, गेम ओवर. अभी दूसरी कंपनी में वो बिजनेस शिफ्ट कर देगा. कितना आसान है उसके लिए दूसरी कंपनी बिजनेस शिफ्ट करना, बिकॉज इट इज नॉट सिस्टम ड्रिवन. तो सबसे इंपॉर्टेंट चेक एसएमई आईपीओ में प्रमोटर की इंटेंशन है कि कितना इंटीग्रिटी वाला पर्सन वो है. एबिलिटी नंबर 2, इंटीग्रिटी नंबर 1. Otherwise, you will be stuck. And some people are getting stuck. Yeah. SME IPO में allotment is easy, but when it comes to exit, now what people are looking into, SME में भी चलिए ठीक है, देख लिया profitable कंपनी है, ठीक है, सेल्स अच्छी बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है, डेट इक्विटी रेशियो कंफर्टेबल है, ये भी मान लिया. होता क्या है सर, जैसे इन लोगों ने GMP देखा और GMP के बाद क्या लुक्रेटिव दिखाते सर. SME IPO में GMP आप देखेंगे ना 80%, 70%. अलॉटमेंट ले लिया, आ गया हाथ में,
and when they are selling, so now they need buyer. मेन बोर्ड आईपीओज में दे गेट बायर्स वेरी क्विकली क्योंकि मार्केट इज वेरी बिग. राइट. इसमें बायर ही नहीं मिलता है. फिर वो जो 70% पे ना जो बंदा इन्वेस्ट करके बैठा है ना वो 10-15% पे भी खुश है कि चलो इतना तो मिला, एटलीस्ट डूबा नहीं. तो ये वाली चीज मेरे को लगता है कि एसएमई आईपीओज में अगर कोई जा भी रहा है तो दे हैव टू बी वेरी विजिलेंट व्हेन दे आर गोइंग. एक मैं थोड़ी स्ट्रेंज लगेगी शायद बात में बोलूँगा. सो आई एम टीचिंग फाइनेंस फॉर एन नंबर ऑफ ईयर्स, 26 years. Day in, day out, I breathe in finance and breathe out finance. Still, I don't maintain, or I should say, ki manage my own portfolio. I'll tell you the reason. You need to give full time. Investing is not a part-time business. आप मुझे एक बात बताओ, जो म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो मैनेजर है, डू यू थिंक कि उसने जिन 70 कंपनियों में पैसा लगाया है अलग अलग पोर्टफोलियोज मिला कि वो हर एक कंपनी को वो पर्सनली ट्रैक करता है? नहीं. They have a team. They have a team. Yeah. There are equity analysts जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, IIMs हैं, उनको सिर्फ एक सेक्टर दे दिया, सीमेंट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, फुल स्टॉप, और वो ब्रिलियंट ब्रेन दिन रात सिर्फ एक सेक्टर पे काम कर रहा है. तब जाके वो पोर्टफोलियोज बनते हैं. सो एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर मुझे कहीं से एक टिप मिली कि अरे भाई ये बिजनेस बहुत चलने वाला है, इस पे लगा दो. दैट नेवर मेक्स सेंस. इट्स अ फुल टाइम बिजनेस. इन्वेस्टिंग इज अ फुल टाइम बिजनेस. तो अगर आप कर रहे हैं खुद से एनालिसिस तो स्टिल यू शुड डिवोट अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन फॉर अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस इटसेल्फ. दैट इज इम्पोर्टेंट. लोग करते हैं ना, बोले कि मेरे को मेरे दोस्त ने बताया था. मैंने इनिशियली जब मैं सीए बना तो ऐसी टिप बेस्ड ट्रेडिंग उन दिनों बहुत चलती थी. फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट के दिन थे वो. सर व्हाट इज द ईयर ऑफ पासिंग? 99. 99. ओके. 96 में डिपॉजिटरी सेट आया, बट वो इम्प्लीमेंट होते हुए टाइम लगा था. ओके. तो 99 में जब हम लोगों ने किया तो फिजिकल शेयर्स चलते थे और जो रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस है वो भी एग्जिस्ट करते थे. अच्छा. एमपी स्टॉक एक्सचेंज. तब टिप बेस्ड ट्रेडिंग बहुत चलती थी और मैंने शुरू में पैसा बना के उससे डबल पैसा उसमें खोया भी. अच्छा. नहीं तो ये वाली चीज है ना सर, कोई बताता नहीं है. सो व्हाट पीपल टेंड टू डू, लाइक इवन ऑन माय चैनल एट टाइम्स व्हेनेवर आई फील कि हाँ ये वाला नुकसान हो गया तो आई से एब्रप्टली कि हाँ ये हुआ, स्टॉप लॉस लगा एंड पीपल टेंड टू गिव द आंसर मेरा तो कभी लॉस होता ही नहीं. मैं तो भाई, ये लोग नहीं समझते. लोगों को ये समझना जरूरी है. अगर मैंने लॉस नहीं किया और मैं आपको ये डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम फूलिंग यू अराउंड. Right. Everyone will do. But if you're stuck in some stock ना, तो take the courage of booking loss, क्योंकि वो सिर्फ लॉस नहीं होता है, वो आपके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंच जाता है. हाँ? कि your decision was wrong. 100%. तो सर अभी गोल्ड सिल्वर में बहुत लोगों ने नॉट लॉस किया. आपके इसमें गोल्ड सिल्वर का वैल्यूएशन इस भाव पे सही लग रहा है? तो आई विल नॉट कमेंट इट, क्योंकि जो दुनिया भर के सारे एक्सपर्ट हैं वो भी इसकी चाल नहीं समझ पाते. नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं लोग क्या बोलते हैं, गोल्ड 2 लाख जाएगा, हाँ, सिल्वर 4 लाख जाएगा. अब हुआ ये है कि सिल्वर 2.5 लाख तक तो पहुंच गई, ठीक है. एंड व्हेन यू टॉक टू देम दे आर लाइक, बोला था ना तेरे को, बोला. अभी जैसे अगर वो गिरेगा तो फिर देन द आंसर्स वुड बी करेक्शन तो आएगा ना. हाँ. दिन भर थोड़ी पड़ेगा. सो ये चीज मैंने आपसे एक्चुअली जानबूझ के वाला क्वेश्चन पूछा बिकॉज अ जेन्युइन आंसर इज नो वन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि उसकी चाल क्या है. तो इसका सबसे अच्छा आंसर ये है कि अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्वेस्ट करते चलो. हमारी इंडियन फैमिली में क्या ट्रेडिशन होता है कि बेटे बेटी की मैरिज होती है ना, तो गिफ्ट में हम उनको पूरा सिल्वर यूटेंसिल्स का सेट देते हैं. 10 किलो तक चला जाता है, 10 से 12 किलो. इफ यू आर डूइंग दैट ना, तो अपने यूज के लिए गोल्ड सिल्वर खरीदते रहो, क्योंकि वो इवेंचुअली नहीं गिरता है. वो कहीं ना कहीं आपको, देखिए जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि गोल्ड इज अ नेचुरल हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन. राइट. इट्स अ कमोडिटी ना. कमोडिटी प्राइस बढ़ना इज इन्फ्लेशन. तो हो सकता है दूसरे कमोडिटी से थोड़ा कम ज्यादा बढ़ गया, लेकिन ओवरऑल इसका क्या होता है, 10 साल नहीं चलेगा फिर इकट्ठा चलेगा. राइट. इसलिए अपनी जरूरत वाला गोल्ड सिल्वर खरीदो, दैट विल पे यू. लोग सर खरीद रहे हैं कि हम अभी खरीद लेते हैं, साल 1.5 साल में तो 4 लाख हो जाएगा,
फिर उसको बेचेंगे, एंड आई हैव सीन पीपल डूइंग इट. तो इन्वेस्टमेंट फिलोसफी ये है कि आपका असेट एलोकेशन हर क्लास में होना चाहिए. इट शुड बी इन रियल एस्टेट, इट शुड बी इन गोल्ड सिल्वर, इट शुड बी इन स्टॉक, और थोड़ा आप HNI हैं तो क्रिप्टोज में भी हो सकता है कुछ पार्ट. सर बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने, ये मतलब बहुत बढ़िया चीज. क्रिप्टोज में डू यू फील दैट वी शुड इन्वेस्ट? आई पर्सनली डोंट फील लाइक. मतलब मेरी फिलोसफी वॉरेन बफे टाइप से ही है कि व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड आई डोंट इन्वेस्ट. बट सर पीपल आर मिंटिंग मनी एज ऑफ नाउ इन क्रिप्टो. बट रिसेंटली एक बहुत खराब इवेंट था बीच में, जिसमें एक वीकेंड पे फ्राइडे की रात को बिटकॉइन वेंट अराउंड 30-35% एकदम से नीचे. एंड देयर वर लॉट ऑफ पोस्ट्स ऑन सोशल मीडिया दैट पीपल सेड कि जो हमने 10 साल में धीरे धीरे पैसा इकट्ठा किया था वो एक ही सौदे में गया, क्योंकि उसको नीचे स्टॉप लॉस भी लगा रहे थे तो वो लग नहीं रहा था. एंड what data has been there on the press, there are a lot of people who committed suicide also. तो ये लोगों को समझ नहीं आता है कि हम लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं. वी आर नॉट डिग्रेडिंग क्रिप्टो, वी आर नॉट डिस्करेजिंग क्रिप्टो, बट इट इज अ वेरी रिस्की क्लास टू गो फॉर बिकॉज इट इज नॉट बैक्ड विद बाय एनी अदर एसेट. तो आपको भी लगता है कि इसको अवॉइड ही करना चाहिए? हाँ, एक्चुअली सो व्हाट हैपेंड कि देयर आर सम पीपल हु आर प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर क्रिप्टो करेंसी टू बी ट्रेडेड, और दे सेड कि सर हम साथ में मिल करके और इसको स्टडी करते हैं. सो यू आर ए वैल्यूअर, तो आप क्रिप्टो करेंसी वैल्यूएशन के ऊपर हम आपको इनपुट देते हैं कि व्हाट इज़ इट. शुरुआत में मुझे पता भी नहीं था एग्जैक्टली कि है क्या ये. तो आप इसको स्टडी करो प्रॉपरली, और आप इसके ऊपर फिर आर्टिकल्स लिखो, सीरीज ऑफ सेमिनार्स करो, इसके वैल्यूएशन के ऊपर टिप्स दो. मैंने 3-4 घंटे रोज कम से कम 10 दिन तक इसको पढ़ा. सॉरी. और मैं इस कंक्लूजन पे आया कि मुझे समझ नहीं आ रहा है. तो लोगों को कैसे आ रहा होगा? मतलब सर आप 99 पास आउट हैं, ठीक है, मतलब इट्स बीन एंड लास्ट 26 years योर एक्चुअली सिल्वर जुबली हैज बीन डन राइट दिस ईयर, राइट? तो आपको सिल्वर जुबली हो गया. मेरे को सर इफेक्टिवली 2011 का पास आउट मैं हूँ, 15 साल मेरे को हो गया. अब उसके बाद भी इवन व्हेन आई टॉक टू पीपल आई टेल देम कि इट इज़ अ वेरी रिस्की क्लास ऑफ इन्वेस्टमेंट. यू वांट टू गो बट मेक श्योर दैट यू आर नॉट पुटिंग मोर देन 5% ऑफ योर टोटल कैपिटल. एग्जैक्टली. तो उसमें भी लोगों का क्या होता है, सर आपको ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा. अरे मतलब भाई तेरे को समझने के लिए उसके में क्या करना है वो भी तो देख. तो एक्चुअली आपको सिर्फ उतना ही पैसा क्रिप्टो में डालना चाहिए जो आप, मान लो कोई कसिनो में स्पेकुलेशन करने के लिए आप कहीं घूमने गए, कसिनो देखा, आपने बोला लेट्स हैव फन, 10,000 रुपये खत्म कर देते हैं, उस टाइप से इन्वेस्ट करो. क्योंकि अदरवाइज आई पर्सनली आई डोंट अंडरस्टैंड इट, सो आई कांट से कि यू शुड इन्वेस्ट इट. एक और थोड़ा मैं आपको एक अलग ही बात कह रहा हूँ कि देयर इज ए कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट्स बेस्ड ऑन योर फेथ. इन्वेस्टमेंट ऑन फेथ. इन्वेस्टमेंट मतलब जैसे इफ समबडी इज जैन, तो वो कह सकता है कि मैं ऐसी कंपनी में पैसा नहीं लगाऊंगा जहां एनिमल्स की किलिंग हो रही है. मुस्लिम्स का इस्लामिक फाइनेंस का एक पूरा प्रॉपर कंसेप्ट है. इंटरेस्ट वो लोग नहीं लेते, रिबा बोलते हैं उसको हलाल हराम मानते हैं, राइट? तो ऐसे रिलीजियस सेंटिमेंट्स पे बेस्ड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज भी होते हैं, पूरी दुनिया में चल रहे हैं. अच्छा. ऐसी स्कीम्स. तो व्हाट हैपेंड कि एक ऐसे कुछ डेल्टा कॉर्पोरेशन है शायद कंपनी का नाम, which is running casinos. Yeah, it is in Goa based company. Goa based company है. तो वही कि हमको आई सेड कि मेरा पोर्टफोलियो इट इज आउटसोर्स्ड, बट वो मुझसे कंसल्ट करते रहते हैं कि सर आप इसमें पैसा लगाएं क्या. मैंने बोला यार जो मेरा फेथ है रिलीजियस वो सट्टा करने को मना करता है. दिस कंपनी इज इनटू स्पेकुलेशन, आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट इट. लेटर वो जीएसटी के नोटिस आए और सारी कंपनियां खत्म हो गई. तो हमारा रिलीजन कहीं ना कहीं फंडामेंटल से जुड़ा हुआ है ना कि भाई क्विक मनी इजी मनी नहीं होना जीवन में. आप इन्वेस्टर हो, लंबे समय में कुछ पैसा कमा रहे हो, दैट्स फाइन. बट सर फेथ के लिए भी उतना नॉलेज भी तो हो सामने वाले को कि कंपनी करती क्या है. आज एक बार आप जैसे कह रहे हैं कि डेल्टा इज इनटू कसिनोस, यू हैड अ फेथ कि मेरे को सट्टेबाजी में पैसा नहीं डालने का, तो मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा. अब लोग डाल रहे हैं बिटकॉइन में, और स्पेसिफिकली जेनजीज आर पुटिंग लॉट ऑफ मनी इन बिटकॉइन, एंड सम ऑफ देम माइट बी मेकिंग मनी. मेरे को उसमें डिनायल नहीं है कि उसमें पैसा नहीं बनता, मैं ऐसा कहने का मेरा कोई पर्पस भी नहीं है. बट द पॉइंट इज क्यों इन्वेस्ट किया उसमें, क्या देख के इन्वेस्ट किया,
क्या लॉजिक से इन्वेस्ट किया, देयर इज नो फंडामेंटल ऑन दैट. डू यू फील दैट यूथ इज गोइंग इन दीज काइंड ऑफ सेटअप्स जहाँ पे वो क्विक मनी करना चाहते हैं? क्योंकि ड्रीम 11 जैसी एप्स जितनी थी वो गवर्नमेंट ने बंद कर दी, उसके बाद मेरे को लगता है लोग तो बहुत दुखी हुए हैं. हाँ, डेफिनेटली. तो यूथ को खैर आप जैसा गाइड करेंगे वो करेंगे. दिस इज द बज़ वर्ड. उनको कुछ नया लगता है तो वो इसमें थोड़ा पैसा लगा देते हैं. बट अगर आप ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सारी एसेट क्लास का रिटर्न एनालिसिस करेंगे तो विल फाइंड इक्विटी इज द बेस्ट एसेट क्लास. रियल एस्टेट, गोल्ड, सिल्वर का क्या होता है, ये 10 साल तक पड़ी रहती है, फिर एकदम से चलती है, आपका पैसा 3 गुना कर देगी. बट आप उसका अगर CAGR निकालोगे, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, तो वो इक्विटी एसेट क्लास से कम आएगा. वो सही. और बहुत नॉन स्टैंडर्ड एसेट्स भी होती हैं. अब जैसे रियल एस्टेट है तो आपने फिजिकली कोई एसेट खरीद ली, किसी ने कब्जा कर लिया, आप क्या करोगे? या उसके कागज कमजोर निकले, लीगल टाइटल ही बैड हो गया, तो व्हाट विल यू डू? ठीक है, इफ यू पुट मनी इनटू रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो दे टेक केयर ऑफ द लीगल पार्ट एंड द पोजीशन पार्ट एंड एवरीथिंग, तो वो रिस्क आपकी चली जाती है. बट हर एसेट क्लास में आप पैसा जरूर लगाओ, लेकिन जो ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बेस्ट रिटर्न देने वाली एसेट क्लास है वो इक्विटी है, प्रोवाइडेड उसमें भी आप स्पेक्यूलेट नहीं कर रहे हैं. उसमें आप फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं. एज एन आइडियल इन्वेस्टमेंट, किसी के पास 1 करोड़ रुपए है तो उसको कितना पोर्शन किस में डालना चाहिए? तो इसके लिए सबसे पहले प्रोफाइलिंग होती है इन्वेस्टर की, कि उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है. तो व्हेन आई मतलब एक पढ़ाते समय में क्लास में कई बार एग्जांपल दे देता हूँ कि एज ए यंग पर्सन यू योरसेल्फ यू आर ए बॉन्ड. बॉन्ड, आधे लोग सर जेम्स बॉन्ड समझेंगे. डिवेंचर. आप अपने आप में एक डेट सिक्योरिटी हो, सेफ इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हो या बनने ही वाले हो, अगले 30-35 साल तक आप स्टेबल इनकम कमाने वाले हो, आप अपने आप में एक डिवेंचर हो, तो आप अपने सारा पैसा इक्विटी में लगा सकते हो, रिस्क एसेट में लगा सकते हो, क्योंकि आज आपने कुछ पैसा खो दिया है, पहले 5 साल में तो और 30 साल कमा लूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. बट जैसे जैसे एजिंग होगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी और आपका बॉन्ड एलिमेंट कम हो जाएगा और आप खुद इक्विटी बनते जाओगे. तब आपको स्विच करते चले जाना चाहिए टुवर्ड्स द सेफ इन्वेस्टमेंट. तो हम एक कोई ऐसा सिंगल प्रोपोर्शन तो डिसाइड नहीं कर सकते, बट अगेन मैं कह रहा हूं कि अपने यूज केस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट तो जरूर करना चाहिए. क्या मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे एक ऑफिस चाहिए, तो खरीद लो यार, लगा दो पैसा उसमें, क्योंकि वो जगह अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं है. वो आपको वैसे ही पैसा कमा के देगी, कल को भाव भी बढ़ेगा. राइट. तो जितना जिस चीज का फ्यूचर में आपको यूज होना है उस एसेट क्लास में उतना पैसा लगाना तो आप शुरू कर दो. आज आप मकान अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, आपको एक बंगला खरीदना है, तो आप रियल एस्टेट सेक्टर में पैसा लगाओ, उसके भाव अगर बढ़ेंगे तो आपका नेचुरल हेज होगा. राइट. आपको मालूम है कि यू हैव किड्स, 25 years डाउन द लाइन आपको उनकी शादी करनी है, तब गोल्ड सिल्वर लगेगा. आई डोंट नो 25-30 साल बाद ये सब कॉन्सेप्ट भी बचेगा कि नहीं, बट हम अभी नहीं है सर, अभी भी नहीं है. एटलीस्ट हम प्लानिंग करते समय तो ऐसा सोचते हैं. राइट. तो यू पुट मनी ओवर देयर. तो जिस चीज का आपको कंजम्पशन करना है वो तो आपके एसेट एलोकेशन में आनी ही चाहिए. एंड देन इक्विटी, डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो, वो बेस्ट है. और उसमें भी आपको इक्विटी में भी बाइफर्केट करके डाइवर्सिफाई करना है. और थोड़ा पैसा, ये जो आपके अंदर जो टेम्पटेशन होता है, ईचिंग होती है, जो भी कह दो कि मैं कुछ कर दूंगा, मैं बना दूंगा, ऐसा करूंगा, 5-10% पैसा वो खेलने के लिए रख लो. उसमें जो चाहो करो, फिर क्रिप्टो ही क्यों ना हो. क्रिप्टो ही क्यों ना हो, ये बात सही. बट सर, डू यू फील लाइक एज यू हैव कंप्लीटेड 25 years ऑफ योर टीचिंग, इनिशियल बेसिस पे स्टूडेंट्स किस तरह के आते थे, मिड लेवल पे किस लेवल पे आते थे, और अब किस लेवल पे आते थे? क्योंकि अभी मेरे को ये जानना है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और मेरा क्वेश्चन ये क्यों है मैं आपको बताता हूँ. बिकॉज आई एम सीइंग अ डिफरेंस सिंस 2011 to 2025. अब मेरा करियर आपसे देखो तो इट्स हाफ, बिकॉज व्हेन वी वर स्टडीइंग यू वर देयर, राइट, एज द रोल मॉडल. सो इन दैट सिचुएशन मेरे को ये जानना है आपने क्या डिफरेंस देखा. तो बड़ा अच्छी बात है ये, मतलब 26 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए, और इसमें जो आज की स्केल पे कई सारी जनरेशन्स बदल गई. जेन जी, जेन अल्फा भी अब तो आ ही गई है, और जेन वाई, जेन एक्स, सबको मैंने पढ़ाया हुआ है. तो हुआ ये कि पुराने जो स्टूडेंट्स थे उनके पास एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट था, डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे उनकी लाइफ में.
दैट इज प्री मोबाइल, प्री इंटरनेट। प्री इंटरनेट बहुत कम डिस्ट्रैक्शंस थे, सो दे वर क्वाइट डेडिकेटेड। बहुत ही बोलना चाहिए कि एम्बिशियस बच्चे हुआ करते थे कि आई विल डू समथिंग, मैं ये कर दूंगा, मैं वो करूंगा, मैं पैसा बनाऊंगा, मैं नाम बनाऊंगा, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। अब जो बच्चे आए हैं वो भी पढ़ाई करते ही हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उन बेचारों के साथ दिक्कत है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। सोशल मीडिया तो उनकी लाइफ का सबसे बड़ा इविल है। उसके बाद भी वो पढ़ते भी हैं, तो सी दिस इज जस्ट माई असेसमेंट, may or may not be true, they are less ambitious. उनको बोलो कि यार पैसा कमाओ नहीं तो घर कैसे खरीदोगे, मैं बोले यार किराए के घर में रह लेंगे, आई डोंट माइंड इट, आई जस्ट वांट टू एक्सपीरियंस लाइफ, आई डोंट वांट टू क्रिएट समथिंग लॉन्ग लास्टिंग। तो उसकी वजह से अभी टेक्नोलॉजी का भी हम बहुत यूज करते हैं, उसके फायदा नुकसान दोनों है। व्हेन यू वर स्टडिंग, तो अगर आपने क्लास मिस कर दी तो गई, राइट? अब दोस्तों से समझो, जो करना है करो, अब तो गई। अभी फेस टू फेस क्लास चल रही है, ऑनलाइन लाइव जारी है, रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल हैं और रिवीजन अवेलेबल है, तो स्टूडेंट बिकम कैजुअल। उसकी भी गलती नहीं है, उसको मालूम है कि अगर मेरी क्लास छूट भी गई वीडियो मिल जाएगा, तो क्यों नहीं आया, अरे सब ठंड बहुत थी आज तो। पर मुझे एक बात बताओ कि जो आज नहीं पढ़ पाया उसको वीडियो देखने का टाइम कब मिलेगा? नहीं सर, मिल जाता है मिल जाता है, बिकॉज हाउ आई कैन रिलेट, आई टेल यू। तो मेरी फर्स्ट क्लास होती थी कंपनी लॉ की, लेजेंड सुनील जैन सर की क्लास होती थी। सो सुबह 6 बजे करते थे ठंड में और सर ठंड में ठंड लगती है, मैं अब तो कुछ नहीं कर सकता। लेट पहुंच रहे 6 बजे की क्लास में 6:35 में मैं पहुंच रहा हूँ, 15-20 मिनट में क्लास खत्म हो जाती थी। वो जब जाता था सर उस समय, और सर हम लोग के टाइम पे तो इनफैक्ट ये भी होता था कि हम जाते थे, आप सबके पीछे भागते थे, सर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, प्लीज बता दीजिए। दोस्तों को तो खुद नहीं आ रहा है वो आपको क्या बताएंगे, उसके बेसिस पे हम लोग पीछे दौड़ते थे। अभी व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट रनिंग टुवर्ड्स वीडियो एंड नाउ दे हैव जीपीटी आल्सो to answer questions. Yes. So if just in case if they are not attending the class, they will say आप topic बता दो, we will focus. So what do you feel? What is the future of teaching then? तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई है। मतलब मैंने ये AI से भी कुछ साल, कम से कम 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, मैंने एक बड़ा अच्छा वीडियो देखा था कि टीचिंग होनी कैसे चाहिए, जो हमारे वहाँ नहीं चलती है, कि फेस टू फेस क्लासेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एक ही वही कॉन्सेप्ट मैंने 50 बार बोलना है, मेरी जगह कोई और भी जाके बोल देगा तो वो वही बोलेगा। लेक्चर्स तो सारे रिकॉर्डेड ही होने चाहिए, डाउट सेशन और इम्प्लीमेंटेशन लाइव होना चाहिए। ओके, कि कल ये लेक्चर देख के आना, वी विल डिस्कस अबाउट इट, आप डाउट्स भी पूछो, लाइफ में ये सब कैसे यूज होता है मैं वो बताता हूँ। सर दिस इज व्हाट आई डू, मतलब दिस इज व्हाट आई रियली डू। वाओ। सो व्हाट आई डू, अब सर कुछ वीडियोस में ऑलरेडी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरा कोर्स का नाम है द लॉजिकल इन्वेस्टर। So I teach fundamental and technical analysis. Okay. So at times I just give them videos. And videos के बाद we will have doubt session. एंड अब उसमें मैं बैच साइज भी लेता हूँ 50 लोगों का, उससे ज़्यादा लेता ही नहीं, क्योंकि उसमें होता है कि यू हैव 1-to-1 इंटरेक्शन। अब सर 400 स्टूडेंट मैंने अगर डाल दिए तो मैं उनके साथ जस्टिफाई नहीं कर सकता कि मैं एक एक जने से बात ही नहीं कर पाऊंगा, मेरी भी तो बैंडविड्थ है। तो उसमें मैं 50 लोग लेता हूँ जो मेरे को सिलेक्ट करते हैं, उनके साथ हम लोग एट टाइम्स वी गिव देम वीडियोस, उनको बोलते हैं तुम अगले दिन डाउट्स लेके आओ, जस्ट रेज योर हैंड्स ऑन द ऑनलाइन सेटअप, आई विल आस्क ईच एंड एवरीवन टू हैव अ डाउट। सर वो क्लास हम नॉर्मल लेक्चर लेंगे 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, वो क्लास चलती है 5 घंटे। ओके। एंड इट इज वीकेंड, सैटरडे नाइट वी स्टार्ट 8:30-9 बजे वी स्टार्ट, 12-12:30-1 बजे तक क्लास रहेगी, एंड देन संडे आफ्टरनून। Okay. So what they do, उनको कुछ लेक्चर्स मिल गए, now they have doubts, now they will take live charts, now they will take live fundamentals। तो उसके बाद है ना सर जो फ्रूट निकल के आता है ना, they literally become investor and now execution becomes the most important part, क्योंकि वो already use कर रहा है उसको। And सर honestly speaking मेरे को ये CACS जब मैं पढ़ा रहा था इंदौर में, तब ये मेरे को इम्प्लीमेंट करना था और कुछ हद तक मैं कर चुका था। But thankfully then I had a good opportunity in Pune, so I just left there. But yes, what you're saying is right. अगर मैं doubt session का execution का session ज़्यादा लूँ तो I think that will be more fruitful for the students. तो this is what is happening with the current generation of students.
कि दे हैव, पहले क्या था कि रिसोर्सेज की स्केर्सिटी थी, राइट। तो हर कोई उसको बहुत सीरियसली ले लेता था कि बाद में नहीं मिलेगा करके। अभी एम्पल रिसोर्सेस आर देयर, तो आई हैव स्टार्टेड लर्निंग भाई हाउ टू यूज एआई टूल, और मैंने अपना एक खुद का एक कस्टम जीपीटी भी बना दिया, तरुण महाजन लॉ जीपीटी। आप उसके ऊपर क्वेश्चन, उसमें अपना पर्सनल नॉलेज बैकएंड पे मैंने डलवा दिया अपने कंसल्टेंट से। नाउ स्टूडेंट्स कैन क्वेश्चन, तो वो जनरल जो आउटसाइड वर्ल्ड का नॉलेज भी लेगा और मेरा जो प्रोप्राइटरी नॉलेज है वो भी लेगा, उसको मिला करके, और वो स्टूडेंट को आंसर देगा, टेस्ट बना के दे देगा। ओके, सो दिस इज फॉर सीए फाउंडेशन लेवल और इंटर? सी इंटरमीडिएट लॉ। तो सर ये तो सेल्फ असेसमेंट का बेस्ट तरीका हो गया। हाँ, तो आप खुद अपने एमसीक्यूज, केस स्टडीज, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर जो चाहो उससे जनरेट कर लो। उसमें लास्ट 10 इयर्स के अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन आएंगे, वो खुद भी जनरेट कर देगा और मेरे नॉलेज बेस से भी ले लेगा। ओके, क्योंकि अब उसमें दिमाग इंटेलिजेंस है आर्टिफिशियल, तो कुछ भी करेगा रैंडमली वो, बट वो कुछ जगह गलत आंसर देता है। आई डू एक्सेप्ट कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी पूरी तरह से ट्रेंड नहीं है। कोई भी नहीं होता सर, कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 100% सही आंसर नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। हाँ। तो लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे और 10 तरह की चीजें मैंने स्टूडेंट के लिए करी। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। पर अभी अराउंड 25% स्टूडेंट्स हु आर एम्बिशियस इनफ, they will take advantage of all the resources, right, and rest of the people will take it casually। फिर वो हमको, फिर वहां जाकर के हम कह देंगे भाई सीए का रिजल्ट कम है। तो कुछ बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं तो रिजल्ट कम भी आता है। वैसे रिजल्ट कम आने का एक, अभी मैंने रिसेंटली एक से बात किया, तो अभी जो 3 अटेम्प्ट की कंट्रोवर्सी चल रही है, व्हाट एग्जैक्टली, व्हाई दे हैव वन मोर अटेम्प्ट इन दिस, मई और नवंबर अच्छे खासे चल रहे थे, व्हाई देयर इज फरवरी, मतलब फरवरी को क्यों लेके आए, क्या जरूरत है उसकी? मतलब मुझे ना तो 3 अटेम्प्ट्स का कोई फायदा दिखता है, ना मुझे नुकसान भी दिखता है। अगर एक रेशनल स्टूडेंट है तो उसको इससे फायदा भी नहीं होगा, नुकसान भी नहीं होगा। आप बहुत सारी एग्जाम नेशनली ऐसी है जो साल में एक ही बार होती है, कैट एक ही बार होती है ना, ऐसी बहुत सारी एग्जाम जो साल में एक बार होती है। तो थैंकफुली हमारे तो साल में 2 एग्जाम होती है, और 2 बार एग्जाम होती है, तो स्टूडेंट उसको कैन वेरी वेल यूटिलाइज। वो ही नहीं कहेगा मेरा साल खत्म हो गया। वैसे भी क्या होगा कि जब हमारी 6 मंथ में भी एग्जाम होती थी, तो बच्चा मई में अपीयर हुआ, 2 महीने बाद उसका रिजल्ट आया, सपोज वो फेल हो गया, लाइक नेक्स्ट अटेम्प्ट उसको क्यों लगेगा, इसीलिए लगेगा। उस चीज से बाहर निकलने में उसको 15 दिन लग गए, 2.5 महीने खत्म। अब बच्चे उसके बाद 3.5 महीने, जो उस समय भी मैं कहता था कि इनसफिशिएंट है। क्योंकि अब तुम रिवीजन करोगे, तुमको फ्रेश विजन की जरूरत है। फेल क्यों हुआ? क्योंकि फंडामेंटली कुछ गलत हो गया। तब भी मैं एडवाइस करता था कि ये अटेम्प्ट छोड़ के नेक्स्ट दे दो। अभी भी मैं यही देता हूँ। तो उस 3 अटेम्प्ट का आई डोंट नो, मतलब वो स्टूडेंट से ही पूछना पड़ेगा कि उनको कोई बहुत फायदा, कुछ लोगों को हुआ होगा, आई एम नॉट सेइंग किसी को नहीं हुआ, बट कोई बड़ा फायदा उसका नहीं है। हो सकता है इंस्टीट्यूट को एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा इजी हो गया हो, कुछ बच्चे बढ़ गए हो अलग अलग अटेम्प्ट में, आई डोंट नो। इनफैक्ट एडमिन कॉस्ट मेरे हिसाब से तो बढ़ गई होगी। हाँ, बार बार आपको जगह किराए पे लेना है, जगह किराए पे लेना है, पेपर्स, इन्विजिलेटर्स। तो मुझे उसका फायदा, भाई एज ए टीचर तो मुझे उसका नुकसान होता है पर्सनली, तो कि आप जितने, अगर वो 6 बार अटेम्प्ट कर देंगे तो हमको 6 बार बैचेस बनानी है। इट्स लाइक दैट, योर एफर्ट गोज मेनी फोल्ड। तो वही शायद आईसीआई के साथ भी होता होगा, उनको भी एफर्ट करना पड़ता होगा। स्टूडेंट कम्युनिटी ने ऐसा कोई बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसको लेके दिया नहीं कि अरे वाह मजा आ गया, व्हाट अ वंडरफुल थिंग दिस इज। तो इससे कोई नुकसान नहीं है, पर फायदा भी नहीं है, मैं ऐसा सोचता हूँ। हाँ, मतलब मेरे को तो समझ ही नहीं आया करा, मतलब पहले तो ये समझ नहीं आया, फिर मैं थोड़ा और डेप्थ में गया तो मेरे को लगा CUET के चक्कर में क्या हो, क्योंकि अभी हर एक को, जिसको भी एडमिशन है CUET पास करना पड़ेगा। अब सर हम लोग ने CPT दी थी 31 मार्च, मेरा 12th का पेपर खत्म हुआ था, 1 अप्रैल में क्लास के अंदर था CPT के लिए, क्योंकि मैं अटेम्प्ट था। मेरे को डेट भी याद है 6 मई, मेरे को इतना याद है 6 मई 2007 वॉज माई CPT का अटेम्प्ट, मतलब हमारे पास 1 महीना था। सो थैंकफुली आई वाज ऑलवेज एन अबव एवरेज स्टूडेंट, क्योंकि जब मैं आपको बोला था ना, मैंने जब जो जर्नी मैंने देखी है सर, हम लोग के टाइम में ना एवरेज स्टूडेंट वाली कैटेगरी होती थी। अभी तो मतलब उस समय 3 कैटेगरीज होती थी, एक होता था डम्स होते थे, दूसरे होते थे एवरेज, और थर्ड होते थे एक्सपर्ट्स। सो
एवरेज में भी 3 कैटेगरी होती थी, बिलो एवरेज, एवरेज एवरेज एंड अबव एवरेज। नहीं ठीक है, वो सब क्लासिफिकेशन तो आज भी कर सकते हैं हम। सर अब नहीं दिखते हैं मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे को नहीं दिखते हैं। और सर मेरे को बड़ा चंक दिखता है जो, मतलब इनफैक्ट छोटा चंक दिखता है जो एकदम एक्सपर्ट है, हैव एम्बिशन, जैसे आपने बोला एम्बिशन नहीं था, तो ऐसे मेरे को बहुत कम लोग दिखते हैं। तो इफेक्टिवली जब मैं एवरेज स्टूडेंट की बात करता हूँ, जो लोग इस पे काम करना चाहते हैं, अपने अटेम्प्ट्स देने की बात करते हैं, 3 अटेम्प्ट्स दे रहे हैं। देखो उससे फायदा नहीं हो रहा है एक्चुअली, क्योंकि क्या होता है, बाय द टाइम आपका रिजल्ट आता है उसके बाद आपके पास इतना कम टाइम बचता है कि अगर आप फेल हुए हो तो आप उसको रिपेयर करने का टाइम ही नहीं है आपके नहीं है, बिल्कुल सही है। बल्कि आप इस प्रेशर में आ जाओगे कि यार अटेम्प्ट सिर पे आ रहा है, मैं छोड़ कैसे दूं, दे ही देता हूँ। तो रैदर मेरे पास कोई बच्चा आता है, मैं एडवाइस देता हूँ ये अटेम्प्ट स्किप करके अगला दे देना, अच्छे से पढ़ के। राइट। तो वो एक सही अप्रोच है। इनफैक्ट अगर एग्जामिनेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट करने हैं तो मेरा एक सजेशन हमेशा से रहा है, आज भी हम स्टूडेंट को क्लास में सिखाते हैं कि भाई 5 की पावर 1/3 कैसे करनी है ऑर्डिनरी कैलकुलेटर पे, 12 बार अंडर रूट प्रेस करो एंड ब्ला ब्ला, राइट। मैंने बोला एज सून एज यू एंटर इनटू कॉर्पोरेट वर्ल्ड, दीज गाइज आर नॉट यूजिंग इवन कैलकुलेटर्स, दे आर यूजिंग एक्सेल फॉर ईयर्स, and now they are not even using Excel directly, they are using VBA formula sitting behind the Excel. Right. क्यों हम स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एक ऑर्डिनरी कैलकुलेटर से एग्जाम में अपीयर हुआ? आप इंटरनेशनल CFA एग्जाम देखिए, 2008 में मैंने वो क्लियर की थी, उस समय भी वो एक स्पेशल फाइनेंशियल कैलकुलेटर अलाउ करते थे। इनफैक्ट उनका रूल था कि टेक्सास इंस्ट्रूमेंट बिजनेस एप्लीकेशन 2+ कैलकुलेटर ही यूज कर सकते हो, एक HP का वीक मॉडल था। ऑर्डिनरी कैलकुलेटर्स वर डिसअलाउड, और इस कैलकुलेटर में नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल, अब ट्रायल एंड एरर इंटरपोलेशन करने की जरूरत नहीं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकल के आएगा, इंस्टॉलमेंट निकल के आएगी, लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बन जाएगा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैं बार बार ये पूछता हूं कि वी डोंट वांट टू चेक कि हाउ गुड कैलकुलेटर यू आर। कैलकुलेशंस तो एग्जाम एक्सेल पे होनी चाहिए, आई तो फील लाइक। सर ओपन बुक तो उन्होंने चालू कर दिया, दैट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, आई अप्रिशिएट इट। क्योंकि अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं लॉ का, कॉर्पोरेट लॉज 70 मार्क्स है CA इंटरमीडिएट में, मेरी उसकी 200 पेज की एक बुक है, वर्ड फाइल देखो तो उसमें 80,000 वर्ड्स हैं। हर एक पेज पे कम से कम 25 कीवर्ड्स है जो स्टूडेंट को पास होने के लिए रटना रिलीजियसली रटना जरूरी है। 200 पेज के ऊपर 5000 शब्द हो गए, पूरे 100 नंबर के पेपर के अंदर उसको 8000 शब्द रटना है, लिटरली रिलीजियसली रटना है। क्योंकि पहले इंस्टीट्यूट कैसे क्वेश्चन पूछ रही थी, हु गिव द लिस्ट ऑफ पीपल हु कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज डिवेंचर ट्रस्टीज। 7 पॉइंट है, आपको 5 भी याद आए, 6 भी याद आए तो गुड इनफ, आप पास हो जाओगे। अभी उन्होंने वो छोड़ा, उन्होंने पॉइंट नंबर 3 के ऊपर जूम इन कर दिया, उस पर केस स्टडी बना दी कि अगर आप ये पॉइंट भूल गए हो बाकी सब याद है तो गए काम से। अब वो पॉइंट नंबर 3 के अंदर भी फर्दर उससे रिलेटेड रूल्स की लेयर में चले गए, और वो स्टूडेंट को रटा हुआ होना चाहिए। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं कि अगर ये मेरा पेपर नहीं होता और मुझे बोलते ये रट लो, मैं पक्का फेल हो जाता। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आप इतनी डेप्थ में जाकर के कुछ पूछ रहे हो तो स्टूडेंट को बैठा के इतना रटवाने से कोई फायदा नहीं है। मेमोरी की तो कोई इज्जत ही नहीं है अभी। सर मेमोरी की इज्जत रखेंगे कैसे? जैसे अब AI आ गया, हाँ, आज जैसे हम लोग जितने भी CA जितने भी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, आप उनसे बात करें तो वो लोग क्या बोलते हैं कि सर विदाउट AI हम लोग का फ्यूचर ब्राइट हमको दिख ही नहीं रहा। हम लोग हर कोई AI यूज कर रहे हैं। पर्सन वर्किंग इन एसेंचर, इन्फोसिस, IT कंपनी में तो कर रहा है, फाइनेंस कंपनीज में भी कर रहा है। इवन बिफोर AI आप मुझे बताइए कि जो प्रैक्टिसिंग CA है वो हर चीज रट के थोड़ी बैठा है। वो जैसे मेरे पास, मैं इतने आज 2019 से डे इन डे आउट आई एम डूइंग वैल्यूएशन से रिलेटेड कोई बहुत ज़्यादा लॉ नहीं है, लिमिटेड ही है। लेकिन आज भी जब क्लाइंट फ़ोन करता है तो मैं एक बार इनकम टैक्स, मान लो कोई टैक्स रिलेटेड वैल्यूएशन आया तो मैं वापस एक बार इनकम टैक्स रूल को रेफर कर लेता हूँ कि हाँ यार ये आपके स्पेसिफिक केस में तो ऐसा लग रहा है कि ये वैल्यूएशन विल बी वेरी मच रिक्वायर्ड। मुझे कहाँ याद रखना है, एक एक शब्द को थोड़े याद रखना है। मुझे बस इतना पता होना चाहिए कि किस रूल नंबर में किस तरह की बात की है, ताकि मैं एटलीस्ट वहां जाके रेफर कर सकूं। राइट। मैं उसका हर एक की वर्ड रट लूं, it never makes sense. Doesn't make sense and it is not practically possible also. Yeah, it's a rote learning. तो सर आपको लगता है एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम्स और ज्यादा होनी चाहिए? Exactly. तो I
Besides teaching CA students, I do teach chartered accountants. I have taught in several MBA colleges. Fortunately, I am on the board of studies of some very good institutes. तो what do I see? जो IIM में फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं वही CA में भी है, पर अप्रोच एकदम अलग है. They are purely focusing on the case studies and application of knowledge. We are focusing on कि स्टूडेंट कितना अच्छा याद करता है. मैं ये बात बताते हुए मुझे मतलब बुरा लगता है, लेकिन मेरे एक बहुत अच्छे परिचित हैं, उनका बेटा CA करने के लिए इंदौर आया. बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट, मतलब 97-98% ट्वेल्थ में लाने वाला बच्चा, ऐसा कुछ. जस्ट नॉट परसेंटेज, उसका IQ भी बहुत अच्छा बच्चे का. तो उसने फाउंडेशन एक अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया. इंटरमीडिएट में उसको 3 अटेम्प्ट लगे. इतना ब्रिलियंट बच्चा था. फाइनल में तो वो अटक गया, एक ही पहले ही ग्रुप पे ही अटक गया. तो वो काफ़ी परेशान हो गया, तो वो पुणे चला गया. उसने 2 महीने 1.5 महीने कैट की प्रिपरेशन करी. जस्ट 1.5 month और 2 months ही क्लियर्ड. वो एक IIM में जाके बैठा, वहाँ से वो पास हो गया. जो उसकी पहली जॉब लगी, उसके 2 लेयर नीचे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हायर हुए. अच्छा. तो आप वो ऐसा बच्चा रिजेक्ट हो गया, व्हाट डज दैट मीन? क्योंकि वो रट नहीं पा रहा था. तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है. मैं ही नहीं कह रहा हूं कि आज नहीं है. आज हमारी एग्जाम में काफी इंप्रूवमेंट हो गया है, काफी एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज आया है, लेकिन फिर भी आज भी बहुत रटना पड़ रहा है. तो समझना कम पड़ रहा है, रटना अभी भी ज्यादा पड़ रहा है. हाँ, रटना तो बहुत पड़ रहा है. सर हम लोग के टाइम पे भी रटना पड़ ही रहा था. मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल ऑडिट करके एक सब्जेक्ट था. हाँ, वो थैंकफुली इंस्टीट्यूट ने हटा दिया. सर पता है कब हटाया है? मतलब मैं आपको बताऊं, आई स्कोर्ड 85 मार्क्स इन दैट. ओह, सो आई वाज टॉपर. मतलब टॉपर क्या बोलूंगा, उसमें अभी हाईएस्ट मार्क्स 85. मतलब हाँ, तो इसका में 85 इज लाइक, मतलब मेरे को भी नहीं पता कहाँ से. So if you calculate my marks, तो अगर मैं दोनों ग्रुप साथ में देता था, I was a ranker then in CA final. बट एक अटेम्प्ट मेरा, मतलब CA फाइनल का फर्स्ट ग्रुप मेरा एक अटेम्प्ट में निकल गया था, सेकंड ग्रुप मेरा दूसरे अटेम्प्ट में निकला था. तो एग्जामिनेशन में कहीं कुछ डिफेक्ट तो है जिसको स्ट्रक्चरली चेक करना चाहिए. मैं एक स्टूडेंट को बार बार एग्जांपल देता हूँ कि व्हेन आई अपीयर्ड, मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग वाज सुपर फेवरेट एंड आई वाज सो स्ट्रांग एट कॉस्ट अकाउंटिंग. मैंने 3 ऑथर्स की किताबें पूरी सॉल्व कर दी थी. अच्छा. हाँ, और 100 में से मैंने स्कोर करा 48 आफ्टर सॉल्विंग 3 बुक्स. एंड आई वाज वेरी स्ट्रांग इन दैट सब्जेक्ट. आज भी अगर मैं एक बार रिफ्रेश कर लूँ तो मैं पढ़ा सकता हूँ. अच्छा, बट सर हो सकता है ना, द डे वाज नॉट देयर, मतलब इट वाज नॉट योर डे एट दैट डे. नॉट द डे, द पेपर वाज नॉट लाइक दैट. ओके. ऑडिटिंग मेरा बहुत कमजोर था. थ्योरी, ऑडिटिंग की थ्योरी मेरी बहुत वीक थी. राम राम करते मैंने पढ़ा, 70 नंबर आए. अच्छा. तो कहीं तो कुछ गलत है. आईटी मेरा सर बहुत वीक था और इंफॉर्मेशन कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल ऑडिट में 85 मार्क्स थे. ठीक है सर. एक आपने अभी चीज बताई, जैसे आपका एक स्टूडेंट था जो MBA किया एंड ही गॉट अ वेरी गुड पैकेज. इनफैक्ट वो 2 लेवल CA के ऊपर है तो ऑटोमेटिकली पैकेज है. अपन सर एवरेज पैकेज के ऊपर बात करते हैं. जब हम लोग पढ़ रहे थे, जब हम लोग 2011 में CA बन के निकले, तब एवरेज पैकेज ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेशर वाज अराउंड 6 to 7.5 lakhs. अच्छा, 2011 में. 2011 में तो आज 10-12 लाख है. तो सर 15 साल बाद भी, मतलब फिर क्या हम क्या सोचे, कोई स्टूडेंट CA क्यों करेगा? तो दैट्स द प्रॉब्लम विच इज हैपनिंग. इंदौर के जो टॉप 3 इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंदौर, आई एम नॉट टॉकिंग होल MP, होल इंडिया, वैसे IIT की भी बात नहीं कर रहा हूँ. इंजीनियरिंग कॉलेज इंदौर बेस्ड, जिनकी इंदौर के बाहर दूसरा कॉलेज भी नहीं, एक ही कैंपस है. उन्होंने लास्ट टू लास्ट ईयर, क्योंकि उसके बाद मैंने उनसे बात नहीं करी, बात हुई, तो उनका जो इंजीनियरिंग 4 year B स्टूडेंट, जो कि मार्केट में इन जनरल कॉमेडियन सबसे ज्यादा मजाक उड़ाते हैं जिसका, कि अरे इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर वाला है, क्या ही करेगा, 40 लाख रुपए पे प्लेस करा हाईएस्ट. और ये ऐसा नहीं था कि एक आउटलायर था. इसके नीचे एक 35 लाख प्लेस करा, एक 30 लाख प्लेस करा, एक 28 लाख प्लेस करा, 3-4 बच्चे 20-22 लाख रुपए पे प्लेस करे. इंजीनियर्स 4 year सिंपल प्लेन इंजीनियरिंग. तो यार हम जितना पढ़ते हैं उससे तो हम बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं, बट वी आर नॉट गेटिंग इट. पढ़ते हैं स्ट्रेस. रिजल्ट आने के पहले का, एक दिन पहले का जो स्ट्रेस होता है ना, मतलब सर एट टाइम्स आई गेट दोस, यू नो, वापस वो चीज़ में जाता हूँ एट टाइम्स, कभी ये सपना आता है
और वो सपना कैसा आता है कि यार तेरा कल रिजल्ट है और तू हो सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। मैंने अपने दोस्तों से भी बात करी, उनको भी आता है। फिर सुबह उठते एकदम से आता है, ओ नहीं 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 भाई हम बच चुके हैं। सो सर, एज पर यू, वेदर अ पर्सन शुड गो फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी और नॉट? नहीं, देखिए आज भी इस कोर्स में ऐसा नहीं है, स्कोप बहुत है, लेकिन मेरा स्टूडेंट को हमेशा यही कहना होता है कि एग्जाम एक चीज़ है और लाइफ दूसरी चीज़ है। स्टूडेंट्स को मेरा हमेशा से मैसेज है, इस पॉडकास्ट के थ्रू भी मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप एग्जाम के लिए बिल्कुल मत पढ़ो। स्टूडेंट आता है मेरी क्लास में, डे 1 पूछता है सर कंपनी लॉ में मैं आंसर कैसे लिखूंगा, एफएम में प्रेजेंटेशन कैसा होगा। बोलता हूँ यार डोंट वरी अबाउट इट, भूल जा कि एग्जाम होने वाली है, तू रोज आ क्लास में बैठ, और मैं जो तेरे को लॉ को रियल लाइफ से लिंक करके, मैं रोज सुबह उठता हूँ, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ता हूँ, और उसमें किसी भी सेक्शन से लिंक कोई भी न्यूज होती है उसका फोटो खींच के बच्चों के ग्रुप पे डाल देता हूँ। एंड आई से कि भाई इसको लिंक करो, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। नंबर 1 डिस्क्लेमर, बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसको पढ़ो, आके बैठ, बड़े मजे से खुश होके पढ़ कि वाह बड़ा वंडरफुल कंसेप्ट, क्या बात है, मजा आ गया। एग्जाम हो जाएगी, उसमें तुम रट के पास भी हो जाओगे। इंस्टीट्यूट तुमको ब्रांड नेम दे रहा है, पर जो दुनिया में चल रही है चीजें, कुछ थोड़ी स्मार्टनेस, उसका एप्लीकेशन वो तुम अपने आप से सीखो, देन यू विल बी अ वर्दी पर्सन। तो फिर आपको इस कोर्स में आना इज वर्थवाइल। आप सिर्फ ब्रांड नेम के लिए, डिग्री के लिए आ रहे हो, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करने वाली है। Can I say that once you are done with chartered accountancy, then your application becomes very strong? नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स का अपना एक फायदा क्या है कि वो हमको हारना सिखा देता है। this was very heavy, क्योंकि बहुत लोग हारते हैं ऐसे में, and then yes, and but सर उसके बाद एक और चीज, इसको थोड़ा मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, फिर वो गिर के उठाना भी सिखा देता है। यस, जो बाउंस बैक करना है, वही ना, हारना सीखने का ये मतलब है कि डिफीट को एक्सेप्ट करना एंड देन बाउंस बैक करना, राइट, मेहनत करना। राइट, दूसरी बात जो हमको सिखा देता है मेहनत करना। फिर कुछ अच्छी बात हमारे इंस्टीट्यूट की कि हमारे पेपर लीक नहीं होते हैं। हाँ, आईसीआई प्रेसिडेंट का लड़का भी वैसे ही एग्जाम देगा जिससे दूसरा बच्चा देगा, और वो भी उतना ही फेल हो सकता है जितना कोई और हो सकता है। राइट, रिजर्वेशन कुछ नहीं है, सबसे सस्ता कोर्स है, हाईएस्ट आरओआई किसी कोर्स का है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स का है, लेकिन पैकेजेस आज भी अच्छे नहीं है सर, मतलब जो मिलने चाहिए वैसे नहीं। मैं बच्चों को एक चीज रिकमेंड करता हूँ कि तुम सीए करो, उसके बाद आईएम जैसे इंस्टीट्यूट से एमबीए करो, देन यू विल बिकम अ डेडली पर्सन, क्योंकि तुम एक तो नॉलेज रिपोजिटरी हो गए सॉलिड, और दूसरा तुम्हारी पर्सनालिटी नेक्स्ट लेवल इंप्रूवमेंट वहां हो जाएगा। ये दोनों चीजें एक दूसरे को इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट करती हैं, राइट, नॉलेज, पर्सनालिटी। हमारे पास पर्सनालिटी नहीं आ पाती है, इवन आफ्टर जीएमसीएस ट्रेनिंग थोड़ी सी आती है, तो बहुत छोटा सा क्योंकि कोर्स है, और वहां वही चीज आ जाएगी। सो माई डॉटर इज स्टडिंग इन IIM अहमदाबाद। मैं बोलता हूँ तुम, तेरे से कभी लेक्चर्स की तो बात ही नहीं सुनी कि हम क्लास में बैठे, बोले नहीं वो सब नहीं है, बट हम रात रात जाग रहे हैं, केस स्टडीज कर रहे हैं, क्विज कॉम्पिटिशंस कर रहे हैं, अलग ही लेवल है, एप्लीकेशन है। तो सीए प्लस अच्छे कॉलेज से एमबीए इज अ deadly combination. That's great, sir. Sir, it was amazing having you on the show, and thank you for coming on the show. It was actually, for me, it is very a proud moment to have a conversation with you on my platform here on CA Nikhil Talks. So thank you for coming. जो insights अभी इसमें आए हैं, basically we started from valuation. So from valuation to become a valuation professional to go to chartered accountancy. So I hope कि ये जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको समझ में आया होगा कि कहाँ से कौन सी जर्नी कनेक्ट हो रही है, and being an investor, what you should look for, being a professional, what you should look for. Everything we connected, and it was amazing having you, sir. Thank you for coming. In fact, Nikhil, thank you for inviting me, and बड़ा मज़ा आया इस समय आपके साथ में बात करके। I'm not taking it as a podcast, बड़ी thought provoking आपने बातें करी, पूछा, questions पूछे, क्योंकि usually फिर इतनी बातें हम किसी से इतना intellectual talk कर नहीं पाते हैं कई बार। So that was really very nice to have a conversation with you. Thank you, sir. Thank you.